सेकंड क्लास है ये रिवीजन की, और आप भी कोशिश किया करो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आप घर जा करके फिर या फिर अपने नोट्स हैं वहाँ पर देखा करो। बुक है, पुरानी बुक, जो भी आपका पढ़ा हुआ मटेरियल है, जो वीडियोस या कहीं भी जिस चीज़ से आपने पढ़ा है उसको क्लियर करें। हाँ भी विमलेश कुमारी, करते हैं स्टार्ट। ये हम अभी सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है ताकि आपका फ्लो बन सके, प्रैक्टिस हो सके। बिल्कुल मादा पशु के गर्भाशय को सर्जरी द्वारा हटाना कहलाता है। हंसराज प्रवीण सही है बिल्कुल, विमलेश कुमारी सही है, पवन, कुलदीप, अनुज, निशा, गोकुल, महक सही है सभी का, मनोज। और इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, बिल्कुल ठीक है आंसर, हिस्टेरेक्टोमी। क्या होती है हिस्टेरेक्टोमी? यूटरस, यूटरस के लिए जो वर्ड आता है हिस्टेरो, और हिस्टेरो को एक्टोमी कर दो। एक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी द्वारा काट करके हटाना। टोमी का मतलब होता है काटना, और एक्टोमी का मतलब काट कर हटाना यानी रिमूवल करना। तो इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय यूट्रस को। अब देखिए नीचे है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी का मतलब आपको पता होगा, ऑर्की शब्द आता है टेस्टिस के लिए, ऑर्की शब्द टेस्टिस के लिए आता है, और टेस्टिस का सर्जिकल रिमूवल कहलाता है ऑर्किडेक्टोमी। और फर्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब को कट करना। फेलोपियन ट्यूब को, मादा को प्रजनन रहित बनाने के लिए फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। तो ये ट्यूबेक्टोमी, ये हिस्टेरेक्टोमी, ये आर्किडेक्टोमी, और एक और होता है आपको पता होना चाहिए, वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी का मतलब वासा डेफरेंस को काटना। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। और यदि इसमें ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी की बात आती है, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी, तो बताइए किस जानवर में ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी सबसे ज्यादा किया जाता है? नितिन यादव, मनोज चौधरी, महक, बताएं ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी सबसे ज्यादा किस में किया जाता है? तो बिल्कुल सभी का सही है, प्रवीण, हंसराज, अनुज, बीच में किया जाता है ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी, और इसी को क्या बोलते हैं हम? स्पेइंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जंतु जगत का सबसे छोटा वायरस निम्न में से किस जंतु में रोग पैदा नहीं करता है? इस पर गौर कर लेना, नहीं करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, गाय, भैंस, भेड़ और गधा। बिल्कुल आपको दिख गया, ये गधा छुप रहा था, ठीक है। तो डंकी। तो देखिए इसमें सोलीपैड और पॉलीपैड की बात करूंगा मैं, सोलीपैड और पॉलीपैड की बात करूंगा। सोलीपैड का मतलब जिनका खुर इस प्रकार का होता है, पॉलीपैड का मतलब जिनका खुर इस प्रकार का होता है, जो विभाजित होता है उसको हम पॉलीपैड कहते हैं। जिनके खुर इस तरह से विभाजित होते हैं उनको हम पॉलीपैड्स कहते हैं। इनको पेरिसोडेक्टाइला में रखा जाता है, इनको आर्टियोडेक्टाइला में रखा जाता है। इन जंतुओं में एफएमडी का जो वायरस होता है, पिकोरना वायरस या एप्थस वायरस, वो संक्रमण नहीं करता है। इनमें संक्रमण करता है, पॉलीपेड्स में संक्रमण करता है, इन्फेक्शन करता है। तो घोड़ा, गधा, खच्चर, जेब्रा, इन सब में, गेंडा, इन सब जो कि इक्विडी फैमिली के हैं, उनमें एफएमडी रोग नहीं होता है। देखिए गाय पॉलीपेड है, भैंस पॉलीपेड, भेड़ पॉलीपेड। और इन अगर आपसे इन तीनों में पूछ लिया जाए सर्वाधिक संभावना एफएमडी होने की या प्रायिकता सबसे ज्यादा किसमें होती है, एफएमडी होने की प्रायिकता इन तीनों में से किसमें ज्यादा होती है, बताइए। बिल्कुल नितिन यादव सही है। कैटल में या गोवंश में
एफएमडी रोग होने की संभावना सर्वाधिक होती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुग्ध संश्लेषण के लिए आवश्यक हार्मोन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और इससे आपको गति मिलेगी करेक्ट करने की, सही आंसर देने की आप में क्षमता बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आप में जागृत होएगा। अगर इस प्रकार की क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर आपको, इसलिए सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। सिंथेसिस की बात होती है तो प्रोलैक्टिन, और अगर लेट डाउन की बात हो तो ऑक्सीटोसिन। लेट डाउन। अब थोड़ा सा अगर डीप में जाएं तो इनके बारे में मैं कुछ पूछता हूं आपसे, बताइए इनमें से ओवरी से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? इन तीनों में से अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन बताएंगे आप। बिल्कुल सही है, इन तीनों में से ओवरी से निकलने वाला हार्मोन रिलैक्सिन है, सभी का सही है। ये सभी कौन बता रहा है? ये सभी बता रहा है, वो गलत बता रहा है। डी निशा जाट का गलत हो गया। काफी सारे बच्चे हैं जो गलत करेंगे इसको भी। रिलैक्सिन। बताएं प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? प्रोलैक्टिन अग्र पीयूष से निकलता है या पश्च पीयूष से निकलता है? ये बता दें आप। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? बनवारी लाल शर्मा, संजय यादव, गोकुल, निशा, सद्दाम। बिल्कुल, अब आपने बता दिया अग्र पीयूष से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है। ऑक्सीटोसिन का तो आपको पता होगा, ये पश्च पीयूष से निकलता है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं रासायनिक संरचना के हिसाब से आपसे बात करूं तो ऑक्सीटोसिन भी अमीनो एसिड या प्रोटीन प्रकृति का होता है। ठीक है, बड़ा छोटा कम अणुभार वाला हार्मोन होता है, शीघ्रता से विसरित हो जाता है। प्रोलैक्टिन की रासायनिक प्रकृति भी अमीनो एसिड होती है और रिलैक्सिन भी अमीनो एसिड प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म्स को पोषण देने वाली कोशिकाएं हैं, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने वाली कोशिकाएं। ये फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और आप सभी ने, सतीश, मनोज, अनुज, सभी ने सही आंसर दिया। लाला राम जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ भाई, तो ये देखिए यहाँ पर सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स का काम होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। ये होती कहाँ है? ये टेस्टिस है। टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह से शुक्र जनन नलिकाएं। इन शुक्र जनन नलिकाओं में से एक नली हमने ये ली, और इस नली में दीवार में इस प्रकार से एपिथीलियम होती है जिसको बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथीलियम। और ये क्यूबोइडल एपिथीलियम जनन प्रकार की होती है, यानी इसको जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला भी कहते हैं। इस जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु बनाती हैं, जिनको स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं, स्पर्म्स का निर्माण करती है। और दूसरी कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, जो कि शुक्राणुओं को क्या देती है? पोषण प्रदान करती है, सर्टोली में रूपांतरित हो जाती है। इन सर्टोली कोशिकाओं के तीन नाम और आपको बताने हैं। इनको नर्स कोशिकाएं कहते हैं, इनको सस्टेंटाकुलर सेल्स कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहते हैं सर्टोली सेल्स को। और इनको स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म मदर या शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, शुक्राणु को पोषण देने वाली माता होती है, माता शुक्राणु की माता है। अब आपको बताना है इस सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो बड़ा इजी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये पूछा था क्वेश्चन कि सर्टोली कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो बताएं भाई, विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या इनहिबिन निकलता है। बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता है भाई।
जो भी टेस्टोस्टेरोन बता रहे हैं वो यहाँ पर बीच बीच में लेडिंग सेल्स होती है, ये लेडिंग सेल्स निकालती है टेस्टोस्टेरोन। तो ये बिल्कुल ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन आपको आनी चाहिए कि भाई इन नलिकाओं के बीच बीच में जो सेल्स होती हैं इनको अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा क्या निकाला जाता है, इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन निकाला जाता है, इनको लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। लेकिन हम अंदर की बात कर रहे हैं, हम नली के अंदर की बात कर रहे हैं। तो नली के अंदर की जो शुक्राणु को इस तरह से स्पर्म होते हैं, देखिए इस नली के अंदर शुक्राणु ये है और इसको सहारा देने वाली कोशिकाएं ये सर्टोली है। अब ये सर्टोली इनको पोषण और सहारा, शुक्राणु है जैसे ये शुक्राणु के आसपास ऐसे स्थित होती है और ये सहारा और पोषण दोनों प्रदान करती है। तो इनसे इनहिबिन निकाला जाता है या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या ABP या फिर इनहिबिन निकाला जाता है। तो आंसर इसमें हो गया ये। लेकिन हमने काफी चीजें जान ली जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डस्ट कोशिकाओं की बात करेंगे हम। बताएं डस्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, बताएंगे सभी बच्चे। पुनीत, योगी, प्रवीण कुमार, कुलदीप वर्मा, गोकुल, सद्दाम, नितिन, रानू, गुर्रा, गोकुल, महक, बताएं। सभी का सही है। डस्ट सेल्स पाई जाती हैं लंग्स में, फेफड़ों में, फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि डस्ट कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसमें से एक क्वेश्चन और बन गया, डस्ट कोशिकाएं हैं। तो ए ऑप्शन में आपको दे दिया स्कैवेंजर कोशिकाएं, अपमार्जक कोशिकाएं, स्कैवेंजर सेल्स, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन दे दिया मैक्रोफेजेज, सी ऑप्शन दे दिया ब्लड कॉर्पसल्स, डी ऑप्शन दे दिया ए एंड बी बोथ। बताएं भाई डस्ट सेल्स किस प्रकार की सेल्स होती है। तो ऑप्शन बता, ऑप्शन आपके सामने है इसमें से। हाँ डी आपने सभी ने सही दिया जवाब, लेकिन मैं फिर चेंज कर रहा हूं, फिर चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा कि डस्ट कोशिकाएं किस प्रकार की हैं। यहाँ पर मैं स्टियोसाइट्स डाल रहा हूं, फिर ऑल डाल रहा हूं। अब बताएं, ज्यादा टेक्निकल चेंज नहीं किया, नॉलेज वाला चेंज तो कर दिया, लेकिन इसमें टेक्निकल चेंज ज्यादा नहीं किया। अब आंसर बिल्कुल सभी है, यानी इनको हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, स्कैवेंजर सेल्स भी कहते हैं। और अन्य शरीर की डस्ट कोशिकाएं आपको पता होगा, लिवर में डस्ट कोशिकाएं होती है कुफर, ब्रेन में होती है माइक्रोग्लियल, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में होती है एस्ट्रासाइट। ठीक है, हाँ महक बिल्कुल ठीक है। ब्लड के अंदर डस्ट सेल का नाम बताएं आप। ब्लड में कौन सी, प्लेसेंटा में हाफ ब्यूर होती है, ब्लड में बताएंगे आप, ब्लड में कौन सी, ब्लड में कौन सी मैक्रोफेजेज या हिस्टियोसाइट्स या फिर जिनको हम स्कैवेंजर सेल्स कहते हैं, तो बिल्कुल मोनोसाइट होती हैं, सभी का सही है, मोनोसाइट्स होती हैं ब्लड में। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपको बताना है ये प्लाज्मा कोशिकाएं जो है इनका क्या कार्य है और इनका केंद्रक किस प्रकार का होता है। ठीक है, एक चीज बता दो, इनका केंद्रक किस प्रकार का होता है प्लाज्मा कोशिकाओं का। हाँ एंटीबॉडी बनाती है बिल्कुल, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, विमलेश कुमारी, अनुज चौधरी,
हाँ, बैलगाड़ी के पहिए जैसा इसका जो केंद्रक है वो होता है। इनका जो अ, केंद्रक का क्रोमेटिन मटेरियल इस प्रकार से बैलगाड़ी के पहिए जैसा हो जाता है। अगला इसी बैलगाड़ी के पहिए से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, कौन सा कोशिकांग बैलगाड़ी के पहिए जैसा होता है। विच सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर इज लाइक कार्ट व्हील। कौन सा कोशिकांग, बिल्कुल तारककाय या फिर ओमाकांत गलत है भाई। तारककाय सभी का सही है। तारककाय, तारककाय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अब देखिए थोड़ा सा सेंट्रोसोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में दो कणिकाओं के रूप में स्थित होता है, इसलिए इसको डिप्लोसोम भी कहते हैं। इस सेंट्रोसोम की जो इकाइयां होती हैं इनको सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और इसके चारों तरफ का जो कोशिका द्रव्य होता है उसे सेंट्रोस्फियर कहते हैं। सेंट्रोस्फियर कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन एलएसए के लायक या एलएसआई के लायक बनता है कि बताइए ये सेंट्रोसोम किस में हेल्प करता है। कौन सी प्रक्रिया में ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का रोल होता है, कौन सा कार्य करता है? तो बिल्कुल सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, बिल्कुल सभी का सही है। कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। और देखिए ये है केंद्रक झिल्ली और ये है सेंट्रोसोम की दोनों इकाइयां। ये इस प्रकार से नलिकाकार कोशिकांग होता है। तो अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि ये नलिकाएं किस प्रोटीन की बनी होती हैं। ये नलिकाएं किस प्रोटीन की बनी होती है? जो सेंट्रियोल की नलिकाएं होती हैं वो किस प्रोटीन की बनी होती है? विकास बनवारी, बिल्कुल प्रवीण ने अच्छा पढ़ा। ट्यूबुलिन प्रोटीन। महक ट्यूबरक्यूलिन नहीं, ट्यूबरक्यूलिन तो क्या है, टीबी में होता है, बीमारी में। ट्यूब्यूलिन, ट्यूबरक्यूलिन नहीं, ट्यूब्यूलिन है ना। निशा जाट, कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? स्पर्म की पूंछ या शुक्राणु की टेल? टेल का निर्माण या उसकी उत्पत्ति कौन से कोशिकांग से होती है? बिल्कुल एक प्रकार की फ्लैजिला है, बिल्कुल सही है सभी का। अब मैं आपको मैच द फॉलोइंग का एक इसी में से बना देता हूं, आप मैच करेंगे। थोड़ा सा आपको ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ABCD, चार साइंटिस्ट के नाम दे दिए और यहाँ पर चार माइटोकॉन्ड्रिया नोमेनक्लेचर, यहाँ पर दे दिया सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर दे दिया न्यूक्लियोलस और यहाँ पर दे दिया। देखिए इनको इस तरह से लिख दिया जाता है, यहाँ पर ER न्यूक्लियोलस या यहाँ पर केंद्रिका लिख दिया। ये है कोशिका झिल्ली और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण। तो अब आपको मैच करना है और पूरा आंसर देना है। ए के साथ कौन सा लगाऊं, बी के साथ कौन सा लगाऊं? देखिए कार्ल नेगेली, ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नोमेनक्लेचर,
माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण। ठीक है, यहाँ पर सी बेंडा है, यहाँ पोर्टर है, इनको मैच करके फास्ट बताएं भाई। हाँ तो एक एक मत लिखो, कंप्लीट आंसर लिखो। बिल्कुल रानू शर्मा का सही है, बिल्कुल। हाँ, 2 1 4 3। चलो ठीक है, अच्छी कोशिश की आपने। इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, और इसमें ये आएगा, और इसमें ये आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कोशिश। आजकल इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए। वापस अपने वहां पर लौटते हैं जहां से हम निकले थे। ये प्लाज्मा कोशिका जो कि एंटीबॉडी बनाने में सर्वाधिक सक्षम होती हैं। अब शरीर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी निर्माण कौन सी रक्त कणिकाओं से होता है? बताएं भाई, कौन सी रक्त कणिकाओं से सर्वाधिक एंटीबॉडी निर्माण होता है? सबसे ज्यादा एंटीबॉडी निर्माण कौन सी रक्त कणिकाओं से होता है? बिल्कुल ठीक है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। गुड। अगला क्वेश्चन हम यहीं से, बताइए कैप्रोलैक्टम किसका बहुलक है? यहां से थोड़ा सा जनरल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स भी लेते हुए चलेंगे। कैप्रोलैक्टम अभी हमने पढ़ाया था जब हमने बहुलक पढ़ाए जनरल साइंस में। तो कैप्रोलैक्टम किसका बहुलक है? जल्दी बताएं। अभी आपका आंसर नहीं आया सभी का, तो मैं ये जानता हूं कि नाइलॉन 6 का ये बहुलक है। अगला आपसे क्वेश्चन रहेगा, बताएं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मुख्य यूज बताएं। टेफ्लॉन का मुख्य यूज बताएं। कुलदीप वर्मा, हेमा। हम जनरल साइंस से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। टेफ्लॉन का यूज बताएं। बिल्कुल, गुरा सिंह ने बता दिया। नॉन स्टिकिंग कुकवेयर्स बनाने में, नहीं चिपकने वाले नॉन स्टिक तवा होता है, नॉन स्टिक पैन होती है, कढ़ाई, इनको बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई से क्या प्राप्त होता है? बोम्बिक्स मोराई से किस किस नेचुरल फाइबर को प्राप्त किया जाता है? अनुज चौधरी, निशा जाट। बिल्कुल सही है आपका। हाँ, क्या प्राप्त किया जाता है? रेशम। रेशम का, तो वो ये रेशम। अगला क्वेश्चन, बताइए कृत्रिम रेशम, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? आर्टिफिशियल रेस सिल्क, कृत्रिम रेशम। अभी जस्ट हमने पढ़ाया था, कृत्रिम रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? नहीं बता पा रहे। तो चलिए, कृत्रिम रेशम प्राप्त किया जाता है सेल्यूलोज से। ठीक है, आपको पता है अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित जो बहुलक होता है, रेयन, रेयन किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से बनाया जाता है, सेल्यूलोज से बनाया जाता है। अब मैं आपसे कृत्रिम हीरा पूछ लूं तो क्या आप बताओगे? कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड। ओ हो, नहीं सर, हमने तो सब्जेक्ट ही पढ़ा है। एक सिलिकॉन कार्बाइड का नाम नहीं सुना क्या आपने? भविष्य की धातु, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके चल रहे थे जनरल साइंस में। नहीं नहीं भाई, ग्राफीन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ प्रवीण कुमार गलत है, भविष्य की धातु नहीं है। आशा की धातु, होप मेटल।
होप मेटल। चलो थोड़ा सा आप इसको कोशिश किया करो, देख लिया करो। अगर आपकी तो गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी है, चलो मैं निकालता हूं। बताइए भाई, विटामिन ए शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? विटामिन ए शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? बिल्कुल लीवर में संग्रहित होता है। अच्छी बात है, लीवर में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विच विटामिन एक्ट्स एज हार्मोन? हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन सा है? रोशनी, दम है? बिल्कुल विटामिन डी। हरबंस, गोकुल, प्रवीण, सभी का ठीक है। बताएं कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है? एंटी स्टेरिलिटी या इसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। फर्टिलिटी या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, बिल्कुल सभी का सही है। क्या देखो आंसर आ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं कि डायमंड में कार्बन की संकरण अवस्था बताएं। अब देखो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा मामला। रवि स्वामी, नरेंद्र कौशिक, बिल्कुल इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये सब अच्छी बात है। विटामिन ई को ही ये सब कुछ कहते हैं। इसमें डी आंसर है। डायमंड में हाँ कुछ कोशिश की बच्चों ने, बिल्कुल। डायमंड में क्या होता है, ये कार्बन 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 ऐसे जुड़े रहते हैं, तो कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है sp3 होती है। sp3 होती है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हाँ, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मायोकार्डियम में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? कौन सी मसल्स पाई जाती हैं मायोकार्डियम में? ऑप्शन आपके सामने है, रेखित, अरेखित, ऐच्छिक, कोई नहीं। बताएं, ऑप्शन आपके सामने, मायोकार्डियम में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? अभिषेक ने बिना देखे ही आल कर दिया, जबकि आल हमने ऑप्शन ही नहीं दिया। ये अरे भाई, एरेखित कौन बता रहा है मायोकार्डियम में? देखो बताओ आपकी क्या स्थिति है। स्ट्रेटेड मसल्स होती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं हर्ट में, मायोकार्डियम में रेखित होती हैं। रेखित और अनैच्छिक होती है, तो ये तो काफी मतलब वो बात है कि आप लोग क्यों गलत कर रहे हो इस क्वेश्चन को, आपको सोचने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन बताएं, गाय का हृदय किस प्रकार का होता है? ऑप्शन दे रहा हूं, मायोजेनिक। दूसरा ऑप्शन है न्यूरोजेनिक। तीसरा ऑप्शन है दोनों। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताओ गाय का हृदय किस प्रकार का होता है? बिल्कुल ठीक है, नरेंद्र कौशिक, नितिन यादव, गोकुल, प्रवीण कुमार, हंसराज, पवन, निशा जाट, उमाकांत, मनोज चौधरी, संजय, महक, गोकुल, कुलदीप वर्मा, अनुज, 43 93 हेमा। ठीक है भाई, सभी का सही है। हाँ मानिए, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अगला, शरीर का सबसे बड़ा महाशिरा तंत्र कौन सा है? महाशिरा जानते हो आप? वेना कैवा। कौन सा महाशिरा तंत्र शरीर का सबसे बड़ा महाशिरा तंत्र है?
बिल्कुल पोस्टीरियर वेना कावा या पश्चिम महाशिरा तंत्र शरीर का सबसे बड़ा महाशिरा तंत्र है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, पक्षियों की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? बर्ड्स की, या मुर्गे की पूछ लूं, मुर्गी की पूछ लूं, सबसे बड़ी पेशी बताएं। पक्षियों की या मुर्गे की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? प्रवीण कुमार, कुलदीप वर्मा, मनोज। बिल्कुल राजकुमार सैनी ने आंसर दिया, पेक्टोरेलिस। ठीक है भाई, पेक्टोरेलिस मेजर जो होती है। सही है रानू, नितिन, प्रवीण। कुछ ने बताया पेक्टोरेलिस मेजर, जो कि उड़न पेशी होती है, ये वाली पेशी, ये सबसे बड़ी पेशी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पक्षी इसी को यूज करते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन रहेगा, बताइए किसकी आरबीसी, क्वेश्चन है किसकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है? ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। हाँ, मुर्गा, गाय, भैंस और सभी। केंद्रक युक्त आरबीसी किसकी होती है? हाँ, ऑप्शन के हिसाब से आपने सही दिया, ए उत्तर आएगा इसमें, मुर्गा। और अगर यहाँ पर ऊंट हो तो ऊंट, ठीक है, कैमेलिडी फैमिली का कोई हो, ऊंट हो, लामा हो, कोई सा भी हो, तो आप वहां पर ये आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामन कौन सा है? खोपड़ी का लार्जेस्ट फोरामन, खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामन कौन सा है? अनुज शर्मा ने ओ लिखा, मैग्नम है, फोरामन मैग्नम है। ऑब्ट्यूरेटर कौन बता रहे हैं? ये सब बिल्कुल गलत है बनवारी लाल शर्मा, अभी भी ऑब्ट्यूरेटर क्यों बता रहे हो आप? हाँ, ऑब्ट्यूरेटर शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो कि ओस्कॉक्से में पाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट फोरामेन ये खोपड़ी का है, जहां से मेरुरज्जु निकलती है, ये वाला, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जो कि ऑक्सीपिटल अस्थि के दोनों कोंडाइल से, दोनों कोंडाइल के बीच से निकलता है, इसको बोलते हैं हम फोरामेन मैग्नम। अगला आपसे पूछा जाएगा, तितली के आकार की, तितली के आकार की अस्थि कौन सी है? बटरफ्लाई जैसी बोन कौन सी है? बटरफ्लाई लाइक बोन कौन सी है? देखो, थायराइड पहले ही कर दिया, थायराइड। और अब मैं हड्डी पूछ रहा हूँ काकाओ, आप लोग ऐसे ही करोगे क्या वहां पर? मैं बोन की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर पहुंच गए, ग्रंथि पे पहुंच गए, उपास्थि पे पहुंच गए, सभी का एक साथ ही गलत है। हाँ, तितली की आकृति की अस्थि जिसमें क्या स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसकी सेला टर्सिका। दूसरा बनवारी लाल, अच्छा यार, इस, देखिए भाई, दो बनवारी लाल है, थोड़ा सा नाम चेंज कर लो अपना। अभी तक तो किसी ने भी आंसर सही दिया नहीं। तितली जैसी हड्डी, बिट्टू रानू, गलत है भाई, स्फिनोइड बोन। बात क्या कर रहे हो, स्फिनोइड बोन। अब जा करके आंसर आया है स्फिनोइड अस्थि भाई। जो जीभ के आधार भाग में हड्डी पाई जाती है, वो एच आकार की होती है, हायोइड बोन। लेकिन वही बात है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, हर एच आकृति की चीज तितली जैसी नहीं होती, क्योंकि एच आकृति की उपास्थि थायराइड और एच आकृति की ग्रंथि थायराइड होती है। लेकिन वहां पर देखिए इस तरह का मामला होता है, और इसको हम एच से तुलना कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन हायोइड बोन को हम एच से तितली से तुलना नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है, ये होती है स्फिनोइड बोन।
अगला क्वेश्चन, इसी में वो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। अरे वाह रे। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं कोरेनोइड प्रवर्ध कहां पर पाया जाता है? कोरेनोइड प्रवर्ध, कोरेनोइड प्रोसेस, कौन सी बोन पर कोरेनोइड प्रोसेस होता है? हाँ भाई। अल्ना तो है ही नहीं। कोरेनोइड प्रवर्ध होता है मैंडिबल बोन में। कौन सी बोन में? मैंडिबल बोन में। अल्ना में, देखिए अल्ना में ये ओलेक्रेनन है और ये स्टाइलॉइड होता है जानवरों में। दो ही प्रवर्ध होते हैं, ओलेक्रेनन और स्टाइलॉइड, जो घोड़े में अनुपस्थित होता है। ये वाला ओले, अब ओल एक तो कोरेकोइड होता है, एक कोरेनोइड होता है। कोरेकोइड और कोरेनोइड को देख लीजिए। आपको याद होगा जब हमने 20वीं शताब्दी में इस तरह से स्केपुला बोन पड़ी थी, और यहाँ पर ये स्केपुलर स्पाइन था, ये प्री स्केपुलर कार्टिलेज थी। स्केपुलर स्पाइन लेटरल सरफेस को दो भागों में बांट रहा था, और इस तरह से ऑक्स में, और इस तरह से हॉर्स में, और इस तरह से डॉग में ये बट रहा था। ये कैविटी थी ग्लिनोइड कैविटी, और ये वाला जो प्रवर्त था वो कोरेकोइड था। कोरेकोइड, ना कि कोरेनोइड। कोरेनोइड प्रोसेस जो होता है मैंडिबल बोन में होता है। कौन सी बोन में होता है? मैंडिबल बोन में। ये कोरेनोइड, ये होता है कोरेनोइड प्रोसेस। कोरेनोइड। तो कोरेनोइड और कोरेकोइड का अंतर आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन, फर्कुला अस्थि किस बोन को कहते हैं और किस में पाई जाती है? फर्कुला बोन्स, फर्कुला बोन किसको कहते हैं और किस जानवर में पाई जाती, किस जीव में पाई जाती है? बिल्कुल अ, सही है। क्लेविकल को फर्कुला भी कहते हैं। संजय यादव, रोशनी, राजकुमार, ठीक है भाई। फर्कुला बोन। अगला आपको बताना है, विस बोन किसे कहते हैं? विस बोन और ब्यूटी बोन। विस बोन और ब्यूटी बोन किसको कहते हैं? बिल्कुल क्लेविकल, ये जो क्लेविकल होती है इसको विस बोन और ब्यूटी बोन कहते हैं। तो क्लेविकल किसमें एब्सेंट होती है? क्लेविकल किसमें एब्सेंट होती है? दो जानवरों के नाम बताओ जिनमें क्लेविकल अनुपस्थित होती है, क्लेविकल एब्सेंट होती है। दो जानवरों के नाम बताने हैं जिनमें क्लेविकल एब्सेंट होती है। भाई डॉग में तो होती है, हॉर्स एंड काऊ। ठीक है, ठीक है। डॉग और हॉर्स, डॉग को मतलब साथ में, डॉग में तो होती है। हाँ, क्लियर है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा, बताइए डमडम बुखार या डमडम बुखार या जिसको काला आजार कहते हैं, ये किससे होता है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और यीस्ट। बताएं भाई, डमडम बुखार किससे होता है? ऑप्शंस के आधार पर अगर आप उत्तर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल प्रोटोजोआ जाएगा, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ सभी का सही है। अगला हमारा आपसे क्वेश्चन रहेगा, कौन सी
कौन सी बीमारी में पंच्ड आउट अल्सर, पंच्ड आउट अल्सर देखने को मिलते हैं पोस्टमार्टम लीजन में? गोकुल, विमलेश कुमारी, उमाकांत, गुरा सिंह। पंच्ड आउट अल्सर, गुरा सिंह गलत है। थैलेरियोसिस। कौन सी? थैलेरियोसिस, बिल्कुल। बाद में बच्चों ने सभी ने सही आंसर दिया, थैलेरियोसिस, थैलेरियोसिस। अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्यू फीवर। क्यू फीवर इज काज्ड बाय, क्यू फीवर किससे होता है? निशा जाट, राजकुमारी, मनोज, संजय यादव। क्यू फीवर किससे होता है? तो दीपक शर्मा ने बताया एक रिकेट्सिया होता है, कॉक्सिला बर्नेटी, रानू कॉक्सिला बर्नेटी से होता है। बिल्कुल सभी का ठीक है। कॉक्सिला बर्नेटी नाम का एक क्या होता है? एक रिकेट्सियल परजीवी होता है, उससे ये क्यू फीवर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं पैरट फीवर। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था पैरट फीवर, ये पैरट फीवर किससे होता है? पैरट फीवर, चलिए थोड़ा सा डीप गया सर, इसको सिटाकोसिस बोलते हैं, सिटाकोसिस। पी साइलेंट है, सिटाकोसिस। और ये भी मैंने बताया था, तोते का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है सिटेकुला, सिटेकुला क्रोमेराई। और इसके नाम पर क्या है? सिटाकोसिस है, पैरट फीवर बोलते हैं। ये भी एक रिकेट्सियल बीमारी है। और अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, HTST, ये पाश्चराइजेशन की एक मेथड है, इसमें टेम्परेचर और टाइम बताना है आपको। HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम टाइप ऑफ पाश्चराइजेशन वी यूजेस हाउ मच टेम्परेचर एंड हाउ मच टाइम। बिल्कुल, मनोज चौधरी ने कोशिश की बहुत अच्छी। अगर आप 72 की जगह राउंड फिगर में 73 रखें, क्योंकि यहाँ पर 72.8 होता है, तो अप्रॉक्स 73 के होता है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड टाइम 15 सेकेंड, गुड, 15 सेकेंड रखा जाता है, इसको हम HTST बोलते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाँ, शुक्राणुओं की गति कम हो जाना क्या कहलाता है? सीमन में इजैकुलेशन के बाद शुक्राणु की गति कम हो जाना क्या कहलाता है? बताएं भाई। बिल्कुल ठीक है, एस्थेनो स्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया। गुड गुड गुड। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, इनमें से कार्डियोटोनिक कौन सा है? कार्डियोटोनिक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, कैफीन, नाइट्रेट और बुफोटॉक्सिन और एफ्लाटॉक्सिन। आपके सामने क्वेश्चन बनाया गया, कार्डियोटोनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियोटोनिक? बिल्कुल सभी का सही है, बुफोटॉक्सिन, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुफो वल्गेरिस, ए टाइप ऑफ फ्रॉग। एक बुफो वल्गेरिस नाम का एक मेंढक होता है, जिससे ये प्राप्त होता है बुफोटॉक्सिन। ये कार्डियोटोनिक का काम करता है। बाकी जो डिजिटलिस जो पौधा होता है, उसकी पत्तियों से डिजिटलिस, परपुरिया, डिजिटॉक्सिन, डिगोक्सिन, डिजोक्सीजेनिन, ये सब होते हैं, वो कार्डियोटोनिक होता है। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन है, कैफीन, नाइट्रेट, बुफोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। ये 4 ऑप्शन है, दिखाई दे रहे हैं आपको। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन रहेगा कि बताइए,
लीवर को डैमेज करने वाला टॉक्सिन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन डैमेजेस और डिस्ट्रॉयज लीवर? यकृत को नष्ट करने वाला विषैला पदार्थ इनमें से कौन सा है? गुड गुड, अनिल चौधरी, पवन, अनुज, गुड, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन इसमें से रहेगा आपसे, विमलेश कुमारी, अभिषेक रॉय, हेमा, ठीक है, राजकुमार सनी, उमाकांत, मंगल चंद नटवाल, मुकेश अलूदा। अब इसमें से ये बताइए कि कौन सा वेजोडाइलेटर है, रक्त वाहिनियों को चौड़ा करने वाला या वेजोडाइलेटर कौन सा है? इन दिए गए ऑप्शंस में से वेजोडाइलेटर कौन सा है? अनुज चौधरी बताए भाई। आंसर क्या है? आंसर वेजोडाइलेटर है नाइट्रेट। नाइट्रेट, कैफीन नहीं है भाई, नाइट्रेट है, नाइट्रेट। हाँ भाई, अब मैं आपसे कहता हूं, रोशनी के तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हाँ, कैफीन जो होता है ये दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये वेजोडाइलेटर थोड़ी हुआ, मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाता है कैफीन। तो ये होता है तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करने वाला, ठीक है। हम्म, अच्छा, मिथाइलिन ब्लू नाइट्रेट, नाइट्रेट और जगह भी काम आते हैं, मिथाइलिन ब्लू इस नाइट्रेट पॉइजनिंग का एंटीडोट है, अच्छी बात है, एक नई। हाँ, ब्रेन स्टिमुलेशन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा कि बताइए, रेक्टल पिंच, रेक्टल पिंच लेकर के किस बीमारी में डायग्नोसिस किया जाता है? रेक्टल पिंच से डायग्नोसिस किस में किया जाता है? बिल्कुल, दीपक शर्मा, गुरा सिंह, अजय शर्मा, पैरा ट्यूबरकुलोसिस, पैरा ट्यूबरकुलोसिस, गुड। और इसी को जोन्स डिजीज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? जोन्स डिजीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आपको पता है सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट रहता है, कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है जो सबसे छोटा होता है। और माइकोप्लाज्मा से एक क्वेश्चन हमको लेना है, माइकोप्लाज्मा पर कौन सी एंटीबायोटिक असर नहीं करती? कौन सी एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा पर प्रभावी नहीं है? ऑप्शन देने की शायद आवश्यकता नहीं है, कईयों ने तो ज्यादा प्रभावी का आंसर दिया अपने आप। पेनिसिलिन सही है। बिल्कुल, सभी का सही है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि बताएं, सुबाबुल, सुबाबुल में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है? काफी फेमस है ये गोसिपोल किसने बताया है? माइमोसिन होता है बेटा जी, माइमोसिन होता है, लाला राम, अच्छी बात है, माइमोसिन सभी ने बताया। अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, अनाजों में, जैसे इन दिनों में आपने गेहूं घरों में रख लिया है, खेतों में से ला करके रख दिया, तो इस गेहूं की आप रोटी नहीं बना रहे होंगे, चपाती नहीं बना रहे होंगे, वो ठीक रहता है क्योंकि अनाजों में फाइटेट पाए जाते हैं। तुषार योगी, क्या पाए जाते हैं? फाइटेट, बिल्कुल सही है। और ये फाइटेट्स क्या करते हैं? ये पेट में जाकर के एंट्राइटिस या गैस्ट्रो एंट्राइटिस पैदा करते हैं। क्या करते हैं? गैस्ट्रो एंट्राइटिस पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नुकसान करने वाली, यानी भारत में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस करने वाली
बीमारी कौन सी है? संक्रामक बीमारी का नाम बताएं जो कि भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान करती। एक ने तो फंड ही लिख दिया, एफएमडी, और इतना जल्दी लिखा कि सेंड करने से पहले सोचा भी नहीं कि कुछ और मत लिख देना भाई अब, क्योंकि समस्या हाँ, आपकी नहीं है, 20,000 करोड़ की है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन डिजीज या एलएसडी किस वायरस से होती है? एलएसडी किस वायरस से होती है? तो अजय शर्मा ने बता दिया कैप्रीपॉक्स वायरस से होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है, सी लिख दिया कैप्रीपॉक्स, और हम समझ गए। अगला क्वेश्चन, मोन्टेक्स टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? अब देखिए, जो बच्चे पूरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे, वो एक डायरी नोट करने के लिए रखिए फास्ट। मोन्टेक्स टेस्ट बिल्कुल सभी का सही है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, टीबी के लिए किया जाता है। अगला, रोथरा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? रोथरा टेस्ट, तो देखिए बोलने में बड़ा अल्प समय लगता है। हाँ, स्टोरमोंट एंड मोन्टेक्स, अजय शर्मा ने बताया। हाँ, ये कीटोसिस के लिए किया जाता है, तो अजय शर्मा ने ग्लूकोज कुछ ऐसा बताया। रोथरा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कीटोसिस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन फेमस है, वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल क्या बनाता है? एनिमल में एक वोलेटाइल फैटी एसिड बनता है, उसके रूमन में प्रोपियोनिक एसिड, वो क्या बनाता है? दीपक शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड, सभी का सही है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, बकरी की जो स्मेल होती है, बकरी की गंध, बकरी के बाड़े में स्पेशल गंध आती है, वो किस अम्ल के कारण होती है? कौन से अम्ल के कारण? ओहो हो, क्या शानदार तैयारी है, कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, गुड गुड। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, साइलेज में कौन सा, साइलेज में कौन सा अम्ल बनता है जो इसका क्या करता है? संरक्षण करता है, इसका प्रोटेक्शन करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को इसमें पनपने नहीं देता है। बिल्कुल, लैक्टिक अम्ल, क्या बात है। तो थोड़ा सा जनरल साइंस में घुस जाते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली, ई से इमली, ई से ईख, छोटी ई से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गुड 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 गुड, टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। तो बताइए, लाल चींटी, लाल चींटी, ततैया, मधुमक्खी के डंक में इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओ हो, उमाकांत, प्रवीण कुमार, अजय, ओ संजय यादव, गोकुल, फार्मिक अम्ल, राजकुमार सैनी, लालाराम, बिल्कुल सही है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जैविक प्लास्टिक या बायोलॉजिकल प्लास्टिक किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल प्लास्टिक किसे कहते हैं भाई? गुड, अजय शर्मा ने जवाब दे दिया, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस। क्या चल रहा है ये, महक, पवन, मंगलचंद, थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, सेल्यूलोज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बिल्ली के लिए कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है? विच
एडिशनल एमिनो एसिड इज एसेंशियल फॉर कैट। अच्छा, इसका नेट तेज चलता है, हाँ यही बात है। टोरिन, टोरिन क्या है, ये मांस वाले पदार्थों में पाया जाता है, और इसलिए ये जो टोरिन है वो मांसाहारी प्राणियों को मांस से प्राप्त हो जाता है। और जिन पालतू जानवर जो कि बेसिकली मांसाहारी है, उनके पूर्वज या उनकी प्रवृत्ति मांसाहारी है, उनको यदि वेजिटेरियन रखा जाता है तो उनमें टोरिन की कमी हो जाती है। खासकर बिल्ली में देखने को मिलती है। जो पालतू बिल्लियां हैं उनमें मांस नहीं खिलाने से या मीट के प्रोडक्ट नहीं खिलाने से टोरिन की कमी देखी जाती है, जिससे उनके रेटिनल डीजेनरेशन हो जाता है। फेलाइन रेटिनल डीजेनरेशन हो जाता है, यानी रेटिना खराब होने से, डिजेनरेट होने से वो अंधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? अंधे हो जाते हैं वो। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, लाइसिन की आवश्यकता, लाइसिन अमीनो अम्ल की आवश्यकता किस पालतू जंतु या जानवर को होती है? ऑप्शन दे रहा हूं, गाय, भेड़, सुअर और घोड़ा। किस पालतू जानवर को लाइसिन की जरूरत होती है? ओ हो, क्या क्या इंडियन आर्मी की तरह ताबड़तोड़ हमला कर रहे हो? गुड। सुअर, यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए गाय के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए? हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर कैटल? गुड, जीरो, सभी का जीरो। और मुर्गी के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या बतानी है आपको, केवल संख्या। मुर्गी के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या बतानी है। बिल्कुल फायरिंग चल रही है सीमा पर, फास्ट, बिल्कुल सही है सभी का। और मुर्गी के लिए जो अतिरिक्त अमीनो अम्ल आवश्यक होता है वो कौन सा होता है? अतिरिक्त अमीनो अम्ल जो आवश्यक होता है मुर्गी के लिए वो कौन सा होता है? बिल्कुल ठीक है सभी का, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल अतिरिक्त आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, अगर मैं आपसे पूछूं फेशियोला हिपेटिका, ये एक परजीवी आपके सामने है, चपटाकृमि इसको हम बोलते हैं, इस तरह से इसकी आकृति होती है फेशियोला हिपेटिका की। तो क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, इस परजीवी में क्या पाचन तंत्र उपस्थित होता है या नहीं? यस और नो में आपको आंसर देना है। इसमें पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या नहीं? तो देखिए इसमें पाचन तंत्र होता है बेटाओ, ये ओरल शक्कर होता है, इसमें पूरी आहार नाल होती है, पूरी आहार नाल होती है, ठीक है। हम जो बात कर रहे थे वो पाचन तंत्र अनुपस्थित वाला टीनिया सोलियम है। तो अच्छे अच्छे बच्चों का ये गलत हुआ है, टीनिया सोलियम या जो फीताकृमि होते हैं, फीताकृमि या प्लेटी हेलमिंथीज में जो फीते होते हैं इस तरह के, इनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, इसमें तो पाया जाता है, इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। सभी का गलत है। तो एक बच्चे अनुज का ठीक था, है ना, और सभी का। ये फीताकृमि अपने शरीर की सामान्य सतह से भोजन का अवशोषण करता है, पचित भोजन को ये लेता है। हाँ, इन पर और काम करना है। अच्छी बात है कि आपको ये महसूस हो कि हाँ मुझे काम करना, करना कहाँ पर है, ये हम बताने के लिए तो आए हैं। और इन जो आप जो दे रहे हो ना, इससे बहुत अच्छा एक
बहुत पॉजिटिव सुधार होएगा आप में। खुद आप पढ़ोगे, आपका मन अपने आप पढ़ने को करेगा कि यार ये नहीं आया क्वेश्चन मेरे से, ये आना चाहिए था और मेरे से ये गलत हुआ था। तो इससे क्या है, आपके झटका लगता है, और झटका आपको पता है जरूरी होता है, ठीक है ना। फेशियोला हिपेटिका, हाँ बूस्टर है, बूस्टर। अब जब ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन मिश्रित होती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता, ना तो इधर का रहता और ना उधर का रहता। उधर वालों को लड़ो, इधर वालों से प्यार से बोलो, इधर वालों को लड़ो, उधर वालों को प्यार से बोलो। अब सब वन वे चैनल कर दिया, और आपको लग रहा होगा कुछ कि कितना फास्ट काम हो जाएगा अपना, है ना। तो अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा, ए प्लेटीहेल्मिंथीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इनको मारने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताओ। फीताक्रमी या प्लेटीहेल्मिंथीज? फीताक्रमी या प्लेटीहेल्मिंथीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताएं। हाँ बिल्कुल, प्राजिक्विंटल है भाई, दीपक शर्मा सही है। पाइपराजिन नहीं है, प्राजिक्विंटल है। ऑक्सीक्लोजेनाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीक्लोजेनाइड तो इसके लिए है, इसके लिए हमने फीताक्रमी लिखा है, इसको देख कर क्या आंसर दे रहे हो आप? कम से कम जो लिखा है उसका देखो। नहीं गुरुजी, ऊपर जो फोटो दे रखी है, नहीं बेटा ये फोटो दे रखी है, ये अलग है, ये हमने फीताक्रमी का पूछा है ना। तो आप में से कुछ ऐसे समझ बैठे कि ये देखो, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना कहाँ क्या है। और अब अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं यूरिया पॉइजनिंग का एंटीडोट बताओ। यूरिया विषाक्तता का एंटीडोट बताओ। यूरिया पॉइजनिंग का एंटीडोट सभी ने बता दिया होगा बिल्कुल, विनेगर या सिरका या एसिटिक एसिड। हाँ नींबू पानी भी दे रहे हैं, यानी एसिड कोई सा भी है, क्योंकि यूरिया क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। हम्म एक प्रश्न अच्छा सा मैं पूछ लेता हूं, कूट ठोस जिसको हम बोलते हैं शूडो सॉलिड, शूडो सॉलिड कौन का उदाहरण? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ऐसा ठोस जो वास्तव में दिखाई तो ठोस देता है लेकिन ठोस नहीं होता, दिखने में तो ठोस होता है, सॉलिड होता है, बट इट इज शूडो सॉलिड। मंगलचंद नेतवाल, ओ हो दीपक शर्मा। कोल्ड वाटर ठोस दिखाई देता है क्या? पोटीज, ये पोटीज क्या है भाई? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बता देता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, शूडो सॉलिड होता है कांच, जिसको हम ग्लास भी बोलते हैं। और कांच या ग्लास एक अति शीतित द्रव है। क्या है? अति शीतित द्रव। और मैंने कांच बनाने की विधि भी कल ही बताई थी। जो सिलिका होती है, जिसको हम रेत कहते हैं या मिट्टी कहते हैं, सेंट कहते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो एक क्रिस्टलीय रूप में, क्वार्ट्ज में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये कांच जो होता है क्या होता है, अति शीतित द्रव होता है। अति शीतित द्रव होता है कौन? कांच। और आपने अगर पुराने जो 100-200 साल पुराने कांच देखे हो, जो किसी राजा महाराजा की पुरानी छोटी छोटी खिड़कियों में लगे होंगे, तो वो देखेंगे आप, तो वो ऊपर से पतले हो जाते हैं अपने आप और नीचे से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बहता है। कांच एक अतिशीतित द्रव है, वो इस आकृति में बदल जाते हैं धीरे धीरे, ऊपर से बह करके नीचे आते हैं सालों में सालों में। पिघलते नहीं है बेटा, नीचे से मोटे हो जाते हैं, वो बह रहे हैं धीरे धीरे, आपको दिख नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, द्रव धातु कौन सी है? द्रव धातु मीन्स लिक्विड मेटल कौन सी है?
तो देखिए सब्जेक्ट में भी आप सॉलिड हो तो आपको थोड़ा थोड़ा। अजय शर्मा बिल्कुल गलत है बेटा। पारा होती है Hg। Hg यानी मरकरी या पारा। मैंने द्रव धातु पूछी है ना कि अधातु पूछी है। अगर आप द्रव अधातु की बात करो तो द्रव अधातु में नॉन मेटल में आप ब्रोमीन आंसर दे सकते हो। ब्रोमीन आंसर दे सकते हो द्रव अधातु में। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, ये सूत्र किसका है? दिया गया फॉर्मूला किसका है? बताएं भाई। दिया गया फॉर्मूला किसका है? बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का है। ये नवजात क्लोरीन उत्पन्न करता है और जल में सूक्ष्म जीवों को ये क्लोरीन नष्ट कर देती है। नवजात क्लोरीन नष्ट कर देती है। ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र है। गुड। आपके सामने एक और सूत्र है। ये सूत्र दिए गए सूत्र वाला कार्य वाला पदार्थ किसमें उपयोगी है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, हिंदी में ही लिख देता हूं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ। इसको नीला तोता कहते हैं अपन। दोनों में ये काम में आता है। कवकनाशी और शैवालनाशी में ये उपयोगी होता है। गुड। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं स्यूडो प्रेगनेंसी किसमें पाई जाती है? स्यूडो प्रेगनेंसी किसमें देखने को मिलती है? रवि स्वामी, विमलेश कुमारी, तुषार योगी, संजय। ओहो, गुड 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 गुड। महक, उमाकांत, वेरी गुड। अगला बताएं, डोका या डोकलना? डोकलना जिसको हम डोका भी बोलते हैं या इसको टीईटी भी बोलते हैं, बताइए ये जो किसमें देखने को मिलती है? गुड गुड। बफेलो में देखने को मिलती है। पवन, वाह 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 वाह, वेरी गुड। बफेलो में देखने को मिलती है। सभी का सही है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, स्वाम्प गैस कौन सी है? स्वाम्प गैस कौन सी है? बिल्कुल। स्वाम्प गैस कौन सी है? कुछ बच्चों ने तो स्वाम्प बफेलो समझ करके गुणसूत्रों की संख्या भी बता दी। बेटा आपने जनरल साइंस पढ़ी हो तो उसमें ना जो मेथेन होती है, मेथेन, इसको स्वाम्प गैस कहते हैं। दलदली गैस स्वाम्प गैस कहते हैं। स्वाम्प बफेलो होती है, आपको पता है, वो भी दलदल में रहती है, जिसको हम बुबेलिस कैराबेंसिस कहते हैं। और 48 उसमें गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्वाम्प गैस की बात कर रहे हैं। दलदली क्षेत्रों में निकलने वाली जो मेथेन गैस है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। इसमें आग लग जाती है, ये मेथेन गैस स्वाम्प गैस कहलाती है। क्या बात है, क्या बात है। और ये जब भैंस हीट में आती है तो उसका दूध उत्पादन घट जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ये टेम्परेरी एंगोरमेंट ऑफ टीट यानी टीईटी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय पक्षी, इंडियन एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अनुसंधान केंद्र, पक्षी वाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ओ गुड गुड, इज्जत नगर। हाँ, वाह वाह वाह। अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पटाखे में, पटाखा जानते हो? पटाखा यानी क्रैकर्स, पटाखा, उसमें
गहरा लाल रंग आ रहा है, जो ब्लास्ट होता है गहरा लाल रंग आ रहा है, बताओ कौन सी धातु के कारण गहरा लाल रंग आता है। आपको ऑप्शन में दे रहा हूं मैं, लिथियम, दूसरा आपको ऑप्शन में दे दिया सोडियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। क्रैकर्स होते हैं पट्टा के, उस जब वो फटेंगे तो गहरा लाल रंग किसके कारण आएगा? स्ट्रांसियम, राखी बिश्नोई, गुड। स्ट्रांसियम के कारण आएगा, स्ट्रांसियम के कारण क्या आएगा? गहरा लाल रंग आएगा। बेरियम के कारण कैसा आता है? हरा रंग आता है। और इसको आप ये भी ध्यान रख लेना, पानी में रखी जाने वाली सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में। केरोसिन ये पानी से रिएक्ट करती है, पानी से ये क्रिया करती है। और सबसे हल्की धातु ये है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीवाश्म की उम्र निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा कार्बन होता है भाई? C14। दीपक शर्मा ने सही आंसर दिया। राखी बिश्नोई बिल्कुल गुड। कार्बन 14, जिसको कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। हाँ, कार्बन 14 का उपयोग किस में किया जाता है? जीवाश्मों की उम्र का, आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। गुड। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सा होता है? शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन कौन सा होता है? बिल्कुल, तुषार योगी, कोलाजन, प्रवीण कुमार, अनुज चौधरी, दीपक शर्मा, संजय यादव, जयपुर, अनिल माधोगढ़, गुराज सिंह, गोकुल, कुलदीप, नितिन, अजय, अनिल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये होता है कोलाजन। और आप ये बताएंगे, बताइए ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है? हरे रुकते क्यों हो? विकास बनवारी, गुड गुड गुड। एल्ब्यूमिन। हाँ भाई, एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब मैं दूध के लिए और पूछ लेता हूँ, बताओ दूध में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? रामविलास गुर्जर, अजय शर्मा, तुषार योगी, हरबंस। केसीन, गुड 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 गुड। दूध में होता है केसीन। चलो मैं अंडे में भी पूछ लेता हूँ, अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है? अनामिका शर्मा, अजय, मनोज, अनिल, बनवारी लाल शर्मा, रामविलास। गुड 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 गुड। अगला प्रश्न रहेगा, मुर्गी की अंडवाहिनी का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? मुर्गी की अंडवाहिनी का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? गुड, मैग्नम। क्या बात है, क्या बात है। अगला प्रश्न आपसे हमारा रहेगा, बताइए सिंडेस्मो, सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा किस में होता है? एक एग्जांपल देना है, मात्र एक एग्जांपल, जिससे हम समझ जाएंगे सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा किस में होता है। गिव वन एग्जांपल। ओके, रूमिनेंट इज बेस्ट आंसर। बिल्कुल सही है। अगला, ब्लीटिंग किस में हीट का सिम्टम है? साइन है, ब्लीटिंग ब्लीटिंग। लालाराम शर्मा, आपका नेट स्लो है, आप दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हो शायद। हाँ बिल्कुल, गुड 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 गुड। बकरी 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 बकरी। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, पोल टेस्ट
या बम्बू टेस्ट, ये किस बीमारी में या किस समस्या में किया जाता है? बैक ग्रिप टेस्ट। एक ही टेस्ट के नाम है। रवि स्वामी, हंसराज, वाह। शेरो, वाह। अनिल माधोकर, वाह। अगला क्वेश्चन रहेगा, बनी ठनी, बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? हैं? गुड 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 गुड। बताइए पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ। बिल्कुल सही है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे हमारा रहेगा, भारत के रक्षा सचिव कौन है? ये ज्यादा हो जाए तो रक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए, ज्यादा समस्या हुई तो, क्योंकि ये अभी उसमें चल रहा है हाईलाइट में। हाँ। किस नदी का पानी बंद कर दिया है भारत ने पाकिस्तान को देने से? उस नदी का पानी। और सिंधु जल समझौता कब हुआ, ये भी बताना है। सिंधु जल समझौता किस समझौते को तोड़ा है? इंडस वाटर ट्रीटी, गुड। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा जो अंतिम वाली होती है, उनका पश्च भाग उत्तल होता है या अवतल? हम कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के पश्च भाग की बात कर रहे हैं। ये तो अग्रभाग होता है और ये पश्च भाग होता है। बताइए। बिल्कुल इस तरह से होती हैं ये। पश्च भाग क्या होता है? उत्तल या कॉन्वेक्स होता है। अब यहां से क्वेश्चन निकलता है, बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कहां पर किया जाता है? दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, किसमें किया जाता है? हाँ, गाड़ी में जो साइड मिरर होता है, पीछे की चीजों को देखने के लिए। बिल्कुल, बस, ट्रक, गाड़ी, कार में, मोटरसाइकिल में पीछे की चीजों को देखने के लिए जो दर्पण होता है। अब बताओ, ये दर्पण पर, ये मेरे पास एक लेंस है, इसको मेरे को दर्पण में बदलना है और मैंने इसकी एक सतह को, एक साइड को पॉलिश कर दिया, तो इसका क्या बन गया? ये दर्पण बन गया। दर्पण मतलब मिरर, मिरर जिसमें अपन शकल देखते हैं, वो ये वाला मिरर वो होता है। मिरर लेंस होता है, आर पार दिखता है, जो चश्मे में लगाते हैं वो होता है लेंस। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि किसकी मैंने पॉलिश किसकी की है? हाँ हाँ, कांच, वही कांच, हम बोलने में कांच बोल देते हैं, लेकिन ओ तेरी, अनुज चौधरी जस्ते की पॉलिश करेगा? चांदी की पॉलिश की जाती है, चांदी की पॉलिश की जाती है।
अगला क्वेश्चन आपको बताया था मैंने, टिन के अपर रूप आपको पता हो तो, नेपोलियन बोनापार्ट की जब सेना आल्पस पर्वत पर चढ़ी थी तब उनके बटन अपने आप टूट गए थे। बताओ टिन का कौन सा अपर रूप किस में बदला था? भाई टिन या स्टेनम जो होता है उसका कौन सा अपर रूप किस में बदला था? अरे टिन के अपर रूप होते हैं ना कि भाई वो बटन उनके टूट गए थे अपने आप, पाउडर बन गया था, लेकिन कौन सा अपर रूप किस में बदलता है? चलो घंटी धातु या बेल मेटल का कंपोजिशन बता दो। घंटी धातु, इसको बोलते हैं बेल मेटल, जो बजाते हैं टन सी आवाज आती है ऐसे मंदिरों में, है वो जोरदार आवाज, दूर तक साउंड। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 7:30 बज के ऑफ करते हैं और धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ाओ भाई। ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। तांबा कांसा गलत है बिल्कुल, तांबा जस्ता गलत है। अरे बेटा इसमें नहीं 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 नहीं, अब तो सभी गलत बता रहे हो। कॉपर के साथ क्या होता है इसमें? तुमको जिंक में टिन में पता ही नहीं, कॉपर और टिन क्या, सीयू और एस एन। एस एन, अभिषेक कसाना ने ठीक बताया, सीयू प्लस एस एन। देखो भाई कॉपर और जिंक से तो पीतल बनती है, ठीक है ना, तो बेल मेटल में टिन होता है, ठीक है। कि भाई हमें इतनी